स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से जेओआईटी पोस्ट कोड 817 से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों को यह इंतजार था कि आखिरकार रिजल्ट कब तक घोषित कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसे कब तक लागू हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो इसी से संबंधित बड़ी अपडेट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और राहत भरी खबर कहना चाहेंगे जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के लिए है। इसके अतिरिक्त पोर्टफोलियो एक बार फिर से मंत्रियों के बदल सकते हैं। बड़ा संकेत आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से दिया गया है। दरअसल अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे सीएम सुक्खू और 2 दिन का उनका ये दौरा था और इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर। साथ ही साथ 9,700 करोड़ रुपए पर भी बड़ा दावा यहां सीएम सुक्खू की ओर से किया गया है। किस तरह का दावा है और केंद्र सरकार पर क्या आरोप यहां सीएम सुक्खू की ओर से लगाया गया है, अपडेट हम आपको ये भी देंगे। और पंचायत उपचुनाव भी होने हैं, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि कुल ये 58 के करीब पद हैं जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है और पंचायतों में से लेकर काफी इंतजार हो रहा था। तो ये भी एक आज की बड़ी अपडेट हम कहना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत हम गणतंत्र दिवस से करेंगे, क्योंकि राज्य स्तरीय समारोह कहाँ होगा इसे लेकर शेड्यूल तैयार हो चुका है, एक तरह से अधिसूचना भी हो गई है। 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, राज्य स्तरीय समारोह इस बार राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा और मुख्यमंत्री सुक्खू और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इसमें शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि मंत्री शिरकत करने वाले हैं। जिला प्रशासन ने पहले ही सभी विभागों को ये हिदायत दे दी है कि समन्वय के साथ वो इस बार काम करें, यानी कि जिस प्रकार की झांकियां विभाग की ओर से निकाली जाती हैं उस पर विभागों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरी बड़ी बात, 23 जनवरी को सभी टुकड़ियां परेड का अभ्यास करेंगी और 24 जनवरी को फुल ड्रेस के साथ ये सभी टुकड़ियां रिहर्सल करने वाली है। मान लीजिए अगर 26 जनवरी को मौसम खराब रहता है तो गेयटी थिएटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, ये बात भी यहाँ तय कर ली गई है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल बीए, बीएससी और बीकॉम की वार्षिक परीक्षाएं होंगी, जिसे लेकर ये ऑनलाइन फॉर्म अब भर सकते हैं। 15 जनवरी तक मौका दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए और जितने भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं उन्हें भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से ये आदेश जारी हो गए हैं कि हार्ड कॉपी भी इस फॉर्म की छात्रों को जमा करवानी होगी, जिसमें कि अटेंडेंस भी देखी जाएगी। अगर फुल अटेंडेंस होगी या फिर जितनी अटेंडेंस मान्य की गई है तो ही ये फिर छात्र एक तरह से परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे, नहीं तो बड़ा खामियाजा भी इन्हें भुगतना होगा। यानी कि फॉर्म उनके तभी मान्य होंगे अगर अटेंडेंस उनकी कम से कम 75% होगी। तो ये भी आदेश यहाँ पर कॉलेजेस के प्रिंसिपल को जारी हो चुके हैं और 15 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं अपनी परीक्षाएं देने के लिए बीए, बीएससी और बीकॉम के जो छात्र हैं। टाउन हॉल, क्योंकि देखिए एक ऐतिहासिक धरोहर है, हर किसी की नजर इस पर उस वक्त से है जब कोर्ट में पहली याचिका इसे लेकर दायर की गई थी। ये पूर्व भाजपा सरकार के समय की बात है, जब टाउन हॉल को नगर निगम प्रबंधन को ना देते हुए एक फर्म को दे दिया गया था, एक कंपनी को ये सौंप दिया गया था ताकि फूड कोर्ट इसमें चलाया जा सके और 16 लाख रुपए मासिक किराया भी इसका पूर्व भाजपा सरकार की ओर से तय किया गया था। उसके बाद कोर्ट का दरवाजा यहाँ याचिकाकर्ता ने खटखटाया था। आज इस मामले में सुनवाई हुई है और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं कि टाउन हॉल में फूड कोर्ट पर रोक लगाई जाए, यानी कि फूड कोर्ट चलाने पर हाईकोर्ट ने एक तरह से रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं और नगर निगम शिमला के आयुक्त को आदेशों की अनुपालना करने के आदेश भी इसमें दिए गए हैं। हालांकि जल्द ही राज्य हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी भी टाउन हॉल का दौरा करेगी, ये भी इसमें अपडेट निकलकर सामने आई है। और जो अगली सुनवाई होगी 14 मार्च को, इसमें फैक्ट्स को लेकर रिपोर्ट जो है एक कमेटी पेश करने वाली है। ये कमेटी राज्य हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी बताई जा रही है। ये पहले टाउन हॉल का दौरा करेगी और उसके बाद फिर अगली सुनवाई में रिपोर्ट इनकी ओर से पेश की जाएगी, यानी कि तब तक का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल फूड कोर्ट पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए हैं हाईकोर्ट की ओर से। ये नई अपडेट आज इस मामले में हम कहना चाहेंगे जो कि निकलकर सामने आई है। पेंशनर्स की समस्याएं भी अब जल्द हल हो सकती हैं, इस बात का संकेत
उपायुक्त सोलन की ओर से आज दिया गया है। दरअसल क्योंकि जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में ही वहां पेंशनर्स की बैठक थी, ये जिला सोलन के पेंशनर्स थे और संघ के जितने भी पदाधिकारी थे वो भी इस दौरान वहां पहुंचे थे। बड़ी समस्याएं पेंशनर्स को मेडिकल फैसिलिटी से जुड़ी आ रही है, बिल रिम्बर्समेंट से जुड़ी आ रही है, तो ऐसे में इनकी समस्याएं जल्दी खत्म की जाए, ये आश्वासन इन्हें जिला उपायुक्त ने दिया है सोलन के। अब ऐसे में यदि देखिए एक जिला में पेंशनर्स की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं तो लाजमी सी बात है पूरे प्रदेश में फिर पेंशनर्स जो अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर जूझ रहे हैं और उनका कहना है कि एक एक साल या दो सालों तक भी उनके मेडिकल बिलों का भुगतान सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है, तो फिर ये समस्या एक तरह से खत्म हो सकती है। क्योंकि विस्तृत रूप में आज जिला सोलन उपायुक्त कार्यालय में ये चर्चा हुई है, इनकी समस्याओं को लेकर जल्दी खत्म भी किया जाएगा, ये भी वहां उपायुक्त की ओर से इन्हें आश्वासन दिया गया है। एक और हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिला कांगड़ा से संबंधित ये मामला है और शाहपुर के विधायक की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष भी ये मामला उठाया गया, जिसमें इनका कहना था कि कांगड़ा की एक युवती थी जिसे एक एजेंट ने ठगाने का काम किया और दिल्ली से दुबई भेज दिया नौकरी करने के लिए, लेकिन वहां बदसलूकी इस युवती के साथ दिखाई गई और ये दुबई नहीं बल्कि फिर ओमेन में जाकर मिली है। दरअसल ये जानकारी यहां पर कुछ इस तरह से निकलकर सामने आई है कि जो युवती थी ये नौकरी करना चाह रही थी क्योंकि गरीब परिवार से थी और एजेंट ने इसे दिल्ली में ये झांसा दे दिया कि अच्छी सैलरी इसे दुबई में मिलने वाली है, जिसके बाद ये लापता हो गई और लास्ट कॉल इसने अपने भाई को की थी 23 दिसंबर को किसी व्यक्ति का मोबाइल लेकर, क्योंकि युवती की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि इसका मोबाइल फोन छीन लिया गया था, पासपोर्ट छीन लिया गया था और वहां रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, ना ही इसे खाना दिया जा रहा था। इसके साथ कुछ और युवतियां भी वहां फंस गई थी। एजेंट ने काफी चालाकी से युवती और अब जो बाकी की लड़कियां हैं उन्हें भी ठगने का काम किया। उसके बाद पुलिस में ये शिकायत दर्ज की गई थी और पुलिस की ओर से ही अपडेट दी गई है कि ओमेन में युवती सुरक्षित है, अभी फिलहाल इंडियन एम्बेसी में है, सुरक्षित तौर पर इसे लाया जाएगा। लेकिन इन दिनों नौकरी का झांसा देने वाले एजेंट्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से भी शाहपुर के विधायक को यही आश्वासन दिया गया है कि ऐसे मामलों में जल्दी ही कार्रवाई होगी। एजेंट से भी अभी पूछताछ की जा रही है, आखिरकार क्यों उसने युवती को ठगने का प्रयास किया और इस प्रकार से दुर्व्यवहार फिर उसके साथ दूसरी जगह पर क्यों हुआ, तो अभी इस पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ी अपडेट है और विशेष तौर से उन यंग लड़कियों के लिए जो नौकरी तो करना चाहती है लेकिन हर किसी के झांसे में आ जाती हैं। तो कोई भी एजेंट अगर इस तरह से ठगने का प्रयास करता है उसे साफ तौर से इनकार कर दे, पहले या तो सही से जांच परख ले कि जहां नौकरी के लिए भेजा जा रहा है वहां पर व्यवस्था किस तरह की है या फिर कहीं की दूसरी जगह में तो युवती को पहुंचाने का काम नहीं किया जा रहा है। तो ओमेन में अब ये लापता युवती मिल गई है क्योंकि इसके घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे। निशुल्क टेस्ट की सुविधा आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ठप रही क्योंकि कर्सना लैब की ओर से शिकायत ये की जा रही है कि सरकार ने इन्हें भुगतान नहीं किया है। लगभग करोड़ों हो चुके हैं और प्रबंधन को भुगतान नहीं किया गया है, जिस वजह से निशुल्क टेस्ट की सुविधाएं ये नहीं देंगे। इस बात पर आज ये अड़ गए थे। बात अगर हम शिमला के आईजीएमसी अस्पताल की करें या डीडीओ अस्पताल की करें तो मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और आरोप यहाँ लैब प्रबंधन की ओर से ये लगाया जा रहा है कि जब तक सरकार भुगतान नहीं करेगी ये निशुल्क टेस्ट की सुविधाएं नहीं देने वाले हैं। केवल शिमला में ही इस तरह के हालात नहीं बने रहे बल्कि मंडी, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और अन्य जिलों में भी मरीज टेस्ट करवाने के लिए भटकते रहे, लेकिन निशुल्क टेस्ट की सेवाएं अब आज इन्हें नहीं दी जा रही थी। डीडीओ और आईजीएमसी में ही लगभग 40 करोड़ से ऊपर का भुगतान पेंडिंग है जो कि लैब प्रबंधकों को अभी तक नहीं किया गया है। तो अब कब तक इस पर कदम उठाए जाते हैं देखना होगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल का यह कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होगी, कब से इन्हें भुगतान नहीं किया गया है और जल्द भुगतान भी किया जाएगा, लेकिन पहले जांच होगी उसके बाद निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। इस बीच लेकिन मरीज काफी समस्याओं से रूबरू होते हुए नजर आए और ये जो कर्सना लैब की ओर से कदम उठाया गया है इस पर राजनीति भी देखने के लिए मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उनका कहना था कि कहां तो व्यवस्था परिवर्तन की बात मुख्यमंत्री करते हैं लेकिन देखा जा सकता है कि जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी तरह से ठप होकर रह गई हैं। मरीजों को इतनी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है लेकिन फिर भी सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बीमार लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है।
गरीब लोगों को भी दर दर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि ठप पड़ गई हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर पूरी तरह से वर्तमान सरकार असफल रही है। ये भी आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। और बड़ी बात तो ये भी है कि देखिए फिर मरीजों का इलाज भी कैसे होगा अगर टेस्ट ही नहीं होंगे। इसलिए अहम रोल अभी कर्सना लैब निभा रही है सभी अस्पतालों में, तो जरूरी है इनका भुगतान कर दिया जाए। और सरकार की ओर से यह कहा भी जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्दी जांच भी होगी और भुगतान भी किया जाएगा। जेबीटी प्रशिक्षु आज मुख्यमंत्री सुक्खू से मिले हैं नदौन में। जैसा कि हमने कहा, सीएम सुक्खू क्योंकि अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे 2 दिन के लिए, और इस बीच 2 मांगे जेबीटी प्रशिक्षुओं की ओर से रखी गई है। पहली तो ये कि बैच वाइज भर्ती इनकी फंस गई है। दरअसल ये नवंबर 2023 में हुई थी और इसका रिजल्ट भी तैयार है, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया, इसलिए इन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि कोर्ट से मंजूरी लेकर रिजल्ट इसमें घोषित कर दिया जाए। दूसरी बात इन्होंने कमीशन के आधार पर भी कही है कि नवंबर 2022 में 467 पोस्टों के लिए आवेदन दिए गए थे, इसका अभी तक कुछ पता नहीं है उसके बाद क्या हुआ, कब तक प्रक्रिया शुरू होगी। कमीशन वाइज भी जल्दी पदों को भरा जाए। बैच वाइज आधार पर भी जो रिजल्ट रुका हुआ है नवंबर 2023 का, ये भी जल्दी घोषित होना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 सालों बाद अब इन बैच वाइज आधार वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिला था। ऐसे में रिजल्ट भी तैयार है, तो केवल घोषित करना बाकी है। कोर्ट से मंजूरी सरकार ले इस पर यह आग्रह इन्होंने किया है। हालांकि अभी देखा जा सकता है सबसे ज्यादा जो पद खाली हैं सरकारी स्कूलों में वो जेबीटी के ही हैं, और कारण यही है कि बार बार चाहे बैच वाइज आधार की भर्ती की बात करें या फिर कमीशन आधार भर्ती की बात करें तो मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, जिस वजह से अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है और वहां दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में पद खाली रह जाते हैं। शास्त्री भर्ती भी काफी परेशान है। अभी जो अधिसूचना जारी की गई थी इनके भर्ती नियमों को लेकर, उससे याहत है। इनका कहना है कि जबरदस्ती सरकार इसमें टीजीटी नियमों को थोप रही है, ये इनके साथ अन्याय है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जो बीए और एमए संस्कृत वालों को भी शास्त्री पद के लिए पात्रता दी जा रही है, ये भी इनके साथ न्याय संगत नहीं है। ये विरोध करते हैं इसका और सड़कों पर भी उतरेंगे। जो भर्ती नियम जारी किए गए हैं उसमें जल्दी संशोधन होना चाहिए, पुराने नियम रखे जाए, नए नियमों से ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि एक जानकारी इनकी ओर से और दी गई है, क्योंकि ये भी लगातार सरकार से मांग उठा रहे हैं। आज इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को भी ज्ञापन सौंपा है अलग अलग जिलों में। जिला बिलासपुर से भी अपडेट सामने आई है, हमीरपुर में भी, और इनका ये कहना है कि जल्दी अगर संशोधन नहीं होता है तो सड़कों पर भी उतरेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि कहाँ तो इन्हें लगभग 35 विषय पढ़ने पड़े हैं पूरे 5 साल में, तब जाकर इन्हें शास्त्री बनने का मौका मिलता है। दूसरी ओर उन लोगों को टीजीटी शास्त्री बनने का मौका दिया जा रहा है जिन्होंने महज 2 या 3 विषय ही पढ़े हैं। तो ऐसे में इनकी मेहनत के साथ भी अन्याय है और ये धोखा इनके साथ किया जा रहा है। भर्ती नियमों में संशोधन करना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इन्होंने चेतावनी दे दी है। और अब देखिए जिस तरह के भर्ती नियम जारी हुए हैं उसके बाद कुछ शास्त्री अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कर रहे हैं। पहले भी शास्त्री भर्ती कई तरह के विवादों में रही, एक बार फिर भर्ती नियमों के कारण हमें ये विवादों में आती हुई नजर आ रही है। और ज्ञापन जो इन्होंने सौंपा है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को, अब उसके बाद रिस्पांस किस तरह का मिलता है ये भी देखना होगा। और ये जो बीए एमए संस्कृत वालों को बाहर करने की बात कर रहे हैं शास्त्री भर्ती से, ये मांग पहले भी रखी गई थी, लेकिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना था जो कुछ हुआ है सोच समझकर किया गया है। तो खैर इस पर हमें संभावनाएं कम नजर आ रही हैं कि ये मांग इनकी पूरी हो, लेकिन कुछ एक बदलाव जो ये करने के लिए कह रहे हैं भर्ती नियमों में इनका, क्योंकि ये मानना है कि सरासर टीजीटी के नियम थोपे जा रहे हैं जिससे ये संतुष्ट नहीं है। तो इस पर अब सरकार कुछ करती है या नहीं ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से एक और बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। ये बीबीएमबी के 43 करोड़ रुपए पर इन्होंने बात कही, जिसमें इनका मानना था कि केंद्र सरकार के पास बीबीएमबी के 4300 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं और भाजपा ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है, प्रदेश भाजपा ने, कि केंद्र सरकार से ये 4300 करोड़ रुपए वापस मांगे जाएं। लेकिन यहाँ केंद्र सरकार की ओर से भी कोई ना तो कदम उठाया जा रहा है, ना ही कोई आग्रह स्वीकार किया जा रहा है राज्य सरकार का कि इस राशि को दिया जा सके। हालांकि इससे पहले भी ऐसा ही देखने में आया था, जब प्राकृतिक आपदा आई तो 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और ना के बराबर ही केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार की मदद की है। हालांकि यहाँ पर एक तरह से रिपोर्ट भी पेश की गई थी बनाकर केंद्र सरकार के समक्ष, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र ने कोई मदद नहीं की और प्रदेश भाजपा ने भी कोई बात केंद्र सरकार के समक्ष नहीं रखी, प्राकृतिक आपदा से संबंधित भी। और अब दूसरी बात, यहाँ बीबीएमबी के 4300 करोड़ दिलाने पर भी भाजपा मदद नहीं कर रही है, ये बात भी आज सीएम सुक्खू की ओर से कही गई है।
बिजली बोर्ड में देखिए बड़ा बवाल हमें देखने के लिए अगले कल मिल सकता है, क्योंकि अभी तक कर्मचारियों की डिमांड पूरी नहीं हुई। पहले हालांकि ये ओपीएस बहाली को लेकर ही प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब इनका कहना है कि स्थायी एमडी की नियुक्ति इन्हें चाहिए। जब तक स्थायी प्रबंधन इनके पास नहीं होगा, ये समस्याएं बिजली बोर्ड की खत्म नहीं हो पाएंगी। बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में जो एमडी है वो सही से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। इस तरह के आरोप लगातार बिजली बोर्ड के कर्मचारी लगाते आ रहे हैं। और देखिए प्रदर्शन करते हुए 10 से 11 दिन इन्हें हो चुके हैं। अगले कल ये राज्य स्तरीय प्रदर्शन अपना करने वाले हैं। एक स्टेट लेवल का प्रोटेस्ट इनका होगा, और ये भी दावा इन्होंने किया है कि काफी ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है। 11 जनवरी को, क्योंकि शिमला चलो का नारा इन्होंने कुछ दिन पहले ही दे दिया था, जिसके लिए बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी शिमला में कई बिजली बोर्ड के कर्मचारी पहुंच गए हैं। लगभग देखिए ये 6000 से ज्यादा कर्मचारी हैं बिजली बोर्ड के, जो अभी तक एनपीएस के दायरे में ही हैं, और मांग ये उठा रहे हैं कि ओपीएस के दायरे में इन्हें भी लाया जाए। जब बाकी सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा दी जा सकती है, तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अभी तक इससे दूर क्यों रखा गया है। और इन कर्मचारियों के 58 करोड़ रुपए एनपीएस के खाते में कट चुके हैं, लेकिन ये शेयर अभी तक एनएसएलडी में जमा नहीं हुआ है। और दूसरी ओर जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है वो खत्म होने की कगार पर है। तो ऐसे में ये जो एनपीएस शेयर है इनका या तो जमा हो जाएगा या फिर किसी और योजना में से परिवर्तित करना पड़ेगा, जिसमें सरकार को और ज्यादा परेशानियां आएंगी। इसलिए समय रहते ही ओपीएस के दायरे में इन्हें लाया जाए, ये मांग उठा रहे हैं। हालांकि देखिए अब सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं, यानी कि ओपीएस तो बहाल हुई नहीं है। और अब इनका ये कहना है कि सरकार ओपीएस बहाल करना चाहती है, लेकिन अब प्रबंधन की ओर से इसमें रोक लगाई जा रही है। प्रबंधन अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है, और प्रबंधन नहीं चाहता है कि ओपीएस बहाल हो इन 6000 से अधिक कर्मचारियों के लिए। तो कुल मिलाकर प्रबंधन पर ही ये अपना पूरा रोष जता रहे हैं, और यही बात दोहरा भी रहे हैं कि स्थायी एमडी की वहां नियुक्ति होनी चाहिए। मौजूदा समय में जिसे वहां पर ये कार्यभार दिया गया है उसके काम से ये संतुष्ट नहीं है। घाटे में बिजली बोर्ड चल रहा है, क्योंकि स्थायी प्रबंधन वहां पर नहीं है। अब अगले कल जो ये स्टेट लेवल का प्रोटेस्ट करने वाले हैं, इसका कितना असर सरकार पर होता है, और प्रबंधन में फिर नियुक्तियां होती हैं स्थायी तौर पर या नहीं, ये भी देखना होगा। पंचायतों में उपचुनाव अब जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। कुल हिमाचल प्रदेश में अभी 58 के करीब पद खाली चल रहे हैं। इसमें 2 पंचायत समिति और 6 प्रधान, 2 उप प्रधान और अन्य सभी वार्ड सदस्यों के पद खाली बताए जा रहे हैं। हालांकि जनवरी माह में ही मतदाताओं की सूचियों का अवलोकन कर लिया जाएगा, दावे और आपत्तियों का निपटारा भी किया जाएगा। जो शेड्यूल हमारे पास आया है उसके मुताबिक आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौड़ ने यह बताया है कि 11 जनवरी को मतदाता सूचियों का प्रारूप का प्रकाशन कर दिया जाएगा, जबकि 12 से 17 जनवरी तक पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां दायर की जा सकेंगी, और 20 जनवरी से पुनरीक्षण प्राधिकरण के पास आए दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। तो ये शेड्यूल कुछ इस तरह से अभी तैयार किया गया है, इनके जनवरी माह में ही जैसे ही ये सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद ठीक ये उपचुनाव करवाए जाएंगे। उपचुनावों का बिगुल बजने वाला है, और 58 के करीब पूरे हिमाचल प्रदेश में ये पद भरे जाएंगे। सीएम सुक्खू क्योंकि नदौन में थे, आज 9700 करोड़ रुपए को लेकर भी उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना था कि प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हुआ है अभी तक उसकी भरपाई हो सके तो केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर राशि जारी नहीं हो पाई है। हालांकि जो 9700 करोड़ रुपए की एक पूरी लिस्ट यहां से बनाकर दी गई थी केंद्र सरकार के पास, वो दिसंबर में ही ये राशि आ जानी चाहिए थी, और अब जनवरी माह भी शुरू हो गया है, अभी तक कोई भी राशि केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं करवाई गई है। 2 से 3 बड़ी बातें उन्होंने और पूर्व सरकार पर कही है। उनका ये मानना था कि पूर्व सरकार ने हाइड्रो प्रोजेक्ट में हिमाचल के हितों की अनदेखी की और केंद्रीय उपक्रमों को ये हक बेचने चाहे। जब वाटर सेस लगाने का फैसला वर्तमान सरकार ने किया तो केंद्र सरकार ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जबकि हिमाचल के अलावा उत्तराखंड और जम्मू में भी वाटर सेस लिया जा रहा है। लेकिन हिमाचल सरकार के साथ ही अन्याय हो रहा है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए ना तो कोई राहत पैकेज जारी किया गया, और जो दावा भी किया गया था केंद्र सरकार की ओर से कि 9700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, वो राशि भी अभी तक नहीं मिली है। दिसंबर माह में ये पैसे आ जाने चाहिए थे, लेकिन राशि जनवरी माह में भी हिमाचल सरकार को नहीं मिल पाई है। लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान सरकार ने अपने स्तर पर एक राहत पैकेज जारी किया है 4500 करोड़ रुपए का, और फिलहाल उन लोगों की सबसे ज्यादा मदद इसमें अभी सरकार की ओर से की जा रही है जिनके घर पूरी तरह से टूट गए थे, आशियाने ढहकर रह गए थे। 3-3 लाख की पहली किस्त ऐसे लोगों को जारी की गई है, दूसरी किस्त भी जल्दी जारी कर दी जाएगी, ताकि छोटा सा ही भवन सही लेकिन वो जल्दी अपने भवन का निर्माण कर सके।
आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से एक और संकेत दिया गया है कि एक बार फिर यहां मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं। हालांकि पिछले कल ही अपडेट सामने आ गई थी, जो 2 नए मंत्री बनाए गए हैं, यादविंदर गोमा और दूसरे राजेश धर्माणी, इन्हें पोर्टफोलियो मिल चुके हैं। लेकिन इसी बीच जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह है, उनसे खेल महकमा ले लिया गया है। दूसरी ओर जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान, उनसे आयुष विभाग ले लिया गया है और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से तकनीकी शिक्षा वापस ले लिया गया है। इस पर तर्क आज सीएम सुक्खू की ओर से ये दिया गया कि जो उद्योग मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान, उनके पास आयुष विभाग ठीक नहीं लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा महकमा है और इंडस्ट्री के साथ आयुष विभाग कोई मेल नहीं खाता है, इसलिए वापस लिया गया। और पीडब्ल्यूडी मंत्री के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसे ही शब्द कहे कि खेल महकमा इसलिए लिया गया क्योंकि लोक निर्माण और खेल में कोई भी मिलाप नहीं है, काफ़ी अलग है दोनों महकमे, इसलिए वापस लेने का निर्णय लिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट सीएम सुक्खू की ओर से दी गई है वो ये है कि 2 नए विभाग और तैयार किए जाएंगे। सरकार की ओर से जल्दी ही इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2 नए विभाग बनाए जाएंगे और फिर ये देखा जाएगा कि किस मंत्री के पास मौजूदा समय में कौन सा महकमा है और ये महकमे किस दूसरे महकमे के साथ मेल खाते हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि अभी जो मौजूदा समय में मंत्रियों के पास पोर्टफोलियो हैं, उनमें बदलाव किया जा सकता है, ये पूरी संभावना है। जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 से जुड़ी बड़ी अपडेट आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट ने जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट ठीक 12 हफ्ते के भीतर घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं सरकार को। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला सुनाया गया था उसे जल्द लागू किया जाए, ये आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं और इसी अवधि में यानी कि 12 हफ्ते के भीतर ही अब सरकार को रिजल्ट घोषित करना होगा, फिर चाहे कैसे भी करें। क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट में दर्ज एक एग्जीक्यूशन पिटीशन का निपटारा करते हुए न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने ये आदेश जारी किए हैं। और बड़ी बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश जारी हुए थे उसके पैरा 45 में जो आदेश दिए गए थे, उन जरूरी है कि उन आदेशों को लागू करे सरकार, एक तरह से सरकार उसके लिए बाध्य है। 556 और 817 की क्योंकि ये लड़ाई थी जो कि सुप्रीम कोर्ट जाकर पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने ही स्पष्ट तौर पर फिर ये आदेश जारी किए थे कि पोस्ट कोड 556 की मेरिट रिकास्ट किए बिना जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 के कुल पदों पर रिजल्ट घोषित किया जाए। यानी कि पोस्ट कोड 817 के जो कुल पद हैं उनका ही रिजल्ट घोषित करना है, किसी दूसरे पोस्ट कोड को इसमें मर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी तक ये निर्देश यहाँ पर लागू नहीं हो रहे थे। रिजल्ट घोषित करने के लिए भी जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि कहा था, अब ऐसे में एक अवधि दे दी गई है हाईकोर्ट की ओर से कि ठीक 12 हफ्ते के भीतर ही राज्य सरकार को जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित करना होगा। इंतजार एक तरह से इन युवाओं का खत्म हुआ है। 12 हफ्ते से पहले कभी भी इनका रिजल्ट अब घोषित हो जाएगा। और जो लड़ाई इन्होंने लड़ी कि पोस्ट कोड 817 के पद है, तो जिन्होंने 817 की भर्ती में भागीदारी दिखाई है उनके लिए ही रिजल्ट घोषित होना चाहिए। तो बिल्कुल हूबहू वैसा ही डिसीजन क्योंकि इनके हक में आया था और अब ये डिसीजन यहाँ पर लागू भी होने जा रहा है। कांगड़ा एयरपोर्ट को लेकर भी हाईकोर्ट की ओर से आज एक फैसला आया है। गग्गल हवाई अड्डा विस्तार के लिए प्रस्तावित R&R प्लान पर प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और अदालत की अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। अगली सुनवाई इसमें 29 फरवरी को होगी। एक छोटी सी अपडेट जो कि कांगड़ा एयरपोर्ट से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए थे। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।